हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके साथ ल्हासा की ओर पाठ लेकर, जो कि हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे। ये एक यात्रा वृत्तांत है जो राहुल संकटयायन द्वारा लिखा गया है और स्वयं लेखक जो है पूरे जो है तिब्बत की यात्रा करते हैं और उसका वर्णन जो वो यहाँ पर करते हैं। तो तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए वो जो है वहाँ की विशेषताओं को बताते हैं कि तिब्बत में कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी बुरी बातें भी हैं। कुछ अच्छी भी है और कुछ बुरी बातें भी है। तो अच्छी बातें अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो उन्होंने यात्रा की थी वो भिकमंगे के वेश में की, छद्म वेश में। और उन्होंने ये भी बताया कि जब भी वहां कोई घूमने जाता है तो चाहे आप कितने ही अपरिचित क्यों ना हो, बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए पका देगी। तो और किसी को भी अंदर आने की मतलब वहां पर इजाजत है तो औरतें घर के अंदर आने देती हैं, लेकिन केवल एक जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे हो उनको घर के अंदर नहीं आने देते। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न किए थे, चलिए उस प्रश्नों के उत्तर हम साझा करते हुए इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न जो मैंने किया था, वर्तमान में तिब्बत जाने वाले मार्ग का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा गद्य में, तो वहां पे क्या था, तो कौन सा मार्ग था, वहां पर फरी क्लिंगपोंग का मार्ग जो था वो तिब्बत जाने वाला मार्ग था। और व्यापारिक की नहीं सैनिक रास्ता भी था। लेखक किस रास्ते की बात कर रहा था, तो लेखक किस रास्ते की बात कर रहा था, नेपाल से तिब्बत जाने वाले रास्ते की बात कर रहा था। तीसरा प्रश्न मैंने कहा था कि नेपाल तिब्बत मार्ग पर फौजी चौकियां और किले क्यों बने हुए थे। क्यों बने हुए थे ये किले, तिब्बत मार्ग पर फौजी चौकियां और किले क्यों बने हुए थे, क्योंकि ये व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए। लेखक और उसका मित्र चाय पीने के लिए कहाँ पर ठहरे थे, वो लेखक और उसका मित्र चाय पीने के लिए कहाँ ठहरे थे, नेपाल तिब्बत के परित्यक्त किले में, है ना। अब वहां पे कोई फौजी नहीं रहते थे तो किसानों ने वहां पर अपना डेरा बना लिया था। फिर हमने एक शब्द भी पूछा था, व्यापारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो व्यापारिक में इक प्रत्यय है। तो अगर हम इसको देखें, मूल शब्द क्या है, व्यापार जमा इक, तो बनता है व्यापारिक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि परित्यक्त किले में अभी उन्होंने चाय पी है और अब वो चाय पीकर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी कि क्या है, राहदारी रास्ते के लिए वो जो टिकट जो होती है ना, जो उन्होंने ली हुई थी, वो मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। ये राहदारी वो होती है जो वहां पर पुल को पार करने के लिए जो एक पर्चियां सी बनाई होती थी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जा सकते हैं, तो वो थी। तो दोनों चिटें उसे दे दी कि ये देखिए हमारे पास है और हम जा सकते हैं आगे। शायद उसी दिन हम थौला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। शब्द इसको कैसे बोलेंगे, थोंगला, थोंगला, गो नहीं बोलेंगे, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती की जान पहचान के आदमी थे। अब सुमती हमने उसकी विशेषता जब पढ़ी थी पहले, तो मैंने क्या बताया था, सुमती जो है बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति है और बड़ा मिलनसार है, सभी से उसकी जान पहचान है। और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अच्छा, इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि सुमती के जान पहचान के आदमी थे वहां पर, तो अब वो कौन सी वेश में थे, भिकमंगों के वेश में थे। भिकमंगों का छद्म वेश उन्होंने धारण किया था, तो भिकमंगों के वेश में थे, फिर भी उनको ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली। अच्छा, 5 साल बाद, ये पहली बार बता रहे, जब फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार जब वो तिब्बत गए थे तो सुमती ही था उनके साथ। तो दूसरी बार भी जब वो 5 साल बाद भी गए, इसी रास्ते से लौटे थे और भिकमंगे नहीं थे, यानी कि अब वो भिकमंगे के वेश में नहीं थे, यानी कि सेकंड टाइम वो गए आफ्टर 5 इयर्स के बाद, यानी 5 साल के बाद जब वो गए तो अब वो भिकमंगे नहीं है, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। यानी कि बड़े अब कुछ चेंजेस भी आगे होंगे ना 5 साल तक। तो भद्र यात्री यानी कि अच्छी वेशभूषा धारण की हुई थी
और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु हुआ क्या? किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लो, भिखमंगे थे तो बहुत अच्छी जगह मिली। अब बड़े अच्छे से कपड़े पहनकर बढ़िया बन ठन के आए हैं, तो अब उनको अच्छी जगह नहीं मिली रहने को, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। लो जी, कहाँ जगह मिली? सबसे गरीब झोंपड़े में। अब कारण क्या है? अब ये प्रश्न यहाँ भी बनता है कि लेखक जो था, पहली बार जब वो भिखमंगे के वेश में गया तो उसको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, लेकिन दूसरी बार जब वो जाता है तो भद्र वेश में होता है, लेकिन फिर भी उसको अच्छी जगह क्यों नहीं मिली? तो कारण है ये, बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। मनोवृत्ति यानी कि अब मन कैसा उस वक्त? खुश है, दे दी रहने को जगह। अब नहीं खुश है, मूड ठीक नहीं है, नहीं दी रहने को जगह। खासकर ध्यान दीजिएगा, खासकर शाम के वक्त चंग पीकर यानी कि शराब पीकर वो लोग बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब जिसने बेचारा जो नशे में है, वो अब नशे में खुश है कि दुखी है, अब इसका तो कुछ नहीं हिसाब लगा सकते ना। तो जब पहली बार थे तो वो बेचारे शाम को ही शम पीकर जब मस्त थे, तो पता नहीं कैसे उनको आनंद आ गया, खुश हो गए, उनको अच्छी जगह दे दी। अब अच्छे बंधन के आए हैं और अभी बेचारे मदहोश है, कोई दुखी होगा, अच्छी जगह उनको नहीं मिली। तो जरा होश हवास में नहीं रहते, इसलिए अच्छी जगह नहीं मिली। तो ये कारण था और ये प्रश्न भी है। अब हमें सबसे विकट दाड़ा थोंगला पार करना था। ये सबसे खतरनाक जगह है यहाँ तिब्बत की। दाड़ा थोंगला पार करना था। दाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, ये ध्यान देंगे। सबसे खतरे की जगह तिब्बत में कौन सी है? दाड़े। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई। कितने हजार फीट की ऊंचाई है? 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। मतलब आसपास कोई मीलों तक कोई गांव नहीं दिखाई देता था। अब इतने ऊंचे पहाड़ों पर जाकर कौन रहेगा? क्या होता था वहां? नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि मोड़ इतने कर्व इतने सारे, मोड़ इतने सारे, व्यक्ति ज्यादा दूर तक दिखाई देगा ही नहीं, थोड़ी दूर के बाद गए पहाड़ों के पीछे। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अब डाकुओं के लिए तो मजेदार जगह है ना, कहीं दिखाई नहीं देना, झट से गायब, कौन से पहाड़ के पीछे छिप गए। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। ये भी यहाँ पर ध्यान देंगे कि तिब्बत में गांव में यदि खून हो जाए, कोई मर जाए, तो भी सजा मिल सकती है। हम कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि मिली जाए, लेकिन इस निर्जन स्थान पर, ऐसे स्थान पर, दाड़ा थोंगला जैसे जगह पर, यहाँ पर कोई भी परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबूत कहाँ से लाएंगे? किसने देखा खून होते हुए? कौन था वहां? कोई मिलता ही नहीं था। और दूसरी बात यहाँ पर, अब अगर हम कानून व्यवस्था कहें तो कानून व्यवस्था कैसी थी? देखिए आगे इसी गद्दे में आ रहा है। सरकार खुफिया विभाग पर, पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था, कोई भी गवाह नहीं मिल सकता था। अब डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। लो, कानून व्यवस्था कैसी है? देखो, पुलिस पर अब वो खर्च ही नहीं कर रहे हैं। जब पुलिस पर खर्च ही नहीं हो रहा है तो फिर कानून व्यवस्था तो डगमगा ही रही है ना। कानून व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं है कानून व्यवस्था वहां की। तो जब पुलिस पर खर्च ही नहीं कर रहे तो पुलिस कहाँ से लाएंगे? वो कहाँ से इतनी फोर्स आएगी? तो डकैत भी क्या करते हैं? पहले आदमी को मार डालते हैं। क्यों मारते हैं? उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, क्योंकि हथियार का कोई कानून ही नहीं था वहां पर। कानून व्यवस्था वहां की अच्छी नहीं थी। हथियार का कोई कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। देखिए, हथियार का कानून क्या, हम बंदूक रखने किसी ने तो लाइसेंस चाहिए होता है ना, वहां तो कुछ है ही नहीं ऐसा कानून। बिना लाइसेंस के भी सबने बंदूकें अपने घर में रखी है। क्यों? क्योंकि अब अपना ये जान बचानी है,
तो सबको अपनी जान बचानी है तो फिर तो रखनी पड़ेगी। अब लाठी की तरह, यानी कि जैसे लाठियां आम मिलती है, वहां पे आम लोगों के पास, मतलब सबके पास पिस्तौल और बंदूक वहां पर मिल जाती थी और वो लेकर चलते भी थे। क्यों? क्योंकि डाकुओं का भय था। और डाकू पहले क्या करते थे, अगर वो नहीं मारेंगे तो वो मार देते थे, है ना। तो सबको अपनी जान की परवाह है, जिसने पहले मार दिया बस वो जीत गया। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब जो प्रश्न इसमें से बनते हैं, देखिए मैंने कहा पहले कानून व्यवस्था वहां की कैसी थी, तो कानून व्यवस्था वहां की ठीक नहीं थी, ये आप कह सकते हैं वहां पर। और क्यों, क्या होता था वहां कि जो खुफिया विभाग पर वहां की सरकार जो है पैसा खर्च नहीं करती थी। इस कारण से डांडा सोंगला जैसे जो खतरनाक जगह थी, वहां पर यदि कोई खून हो जाए तो कोई भी परवाह नहीं करता था, वहां पर किसी का पता ही नहीं चलता था। गांव में कभी हो जाए तो शायद सजा मिल भी जाती थी। चलिए अब जितने प्रश्न यहाँ बनते हैं, देखिए परित्यक्त चीनी किले से चलते वक्त एक आदमी उनसे क्या मांगने आया था। प्रश्न दे रही हूँ, आप चिंतन मनन करेंगे। लेखक कितने साल बाद लौटा था, दोबारा जब वो आया वो इस यात्रा पर, तो कितने साल बाद लौटा। मैंने प्रश्न भी बोला था पहले, उत्तर भी बोला, आप चिंतन मनन कीजिए। और लौटते समय लेखक को ठहरने की अच्छी जगह क्यों नहीं मिली, है ना। और जान पहचान में कौन सा समास है, समास आप पढ़ चुके हैं इसमें भी, है ना। कौन सा समास है। और परित्यक्त का क्या अर्थ है। परित्यक्त, मैंने कई बार शब्द बोला और इसका अर्थ भी बताया, तो परित्यक्त का क्या अर्थ है। हमने कहा परित्यक्त चीनी किले से जब वो चले। तो इन प्रश्नों पर चिंतन मनन कीजिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।